गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और लगातार अपने टारगेट यानी नीट को अचीव करने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी छोड़कर और कोई बुक नहीं पढ़नी है, ओनली द एनसीईआरटी। और मैं जितना कंटेंट पढ़ाता हूँ वो केवल एनसीईआरटी का ही है, और कहीं का कोई भी कंटेंट मैं कहीं से लेके नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो आपके नीट के लिए सफिशिएंट है। उसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप पढ़ते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक्सेस पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं, केवल आपको नीट क्रैक करना है। जब ज़्यादा आपको पीएचडी करनी है तो आप लोग एमबीबीएस में जब आप लोग जाइएगा सिलेक्शन होने के बाद, तो उस पर खूब पीएचडी करिएगा, खूब एनाटॉमी पढ़िएगा, खूब मेडिसिन पढ़िएगा जब आपके क्रॉप्स चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर आज जो टर्म है वो जूलॉजी का टर्म है। और जूलॉजी के टर्म में हम लोगों ने सर्कुलेशन को स्टडी कर लिया है, ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज को स्टडी कर लिया है यानी पढ़ लिया है। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में फर्स्ट लेक्चर किडनी, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नेफ्रॉन, तो यहाँ अगर हम लोग नेफ्रॉन की बात करें तो जो नेफ्रॉन्स हैं, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन का है। क्लियर? और हम लोगों में ये नेफ्रॉन्स कहाँ पे होती? किडनी के अंदर। और हम लोगों में कितनी किडनी होती है? 1 पेयर यानी 2 किडनी होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ईच किडनी 1 मिलियन, जो नेफ्रॉन्स के नंबर हैं, जो संख्या है, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हम लोगों में 2 किडनी होती है, तो 1 मिलियन राइट वाली पर और 1 मिलियन लेफ्ट वाली किडनी पर। तो टोटल कितने मिलियंस हो गए? तो देखिए 2 किडनी कितना? 2 मिलियंस। 2 मिलियंस हम लोगों में नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। यानी हम लोग का जो किडनी है वो इन्हीं नेफ्रॉनों से बना हुआ है। जैसे लंग्स की किडनी, लंग्स की जो यूनिट थी वो आपकी एल्वियोलाई थी। तो वैसे यहाँ पर नेफ्रॉन में, सॉरी किडनी में जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो नेफ्रॉन है। अब ये जो नेफ्रॉन्स है, इनके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो सेकेंड पार्ट है उसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। क्लियर? अब ये जो फर्स्ट पार्ट रीनल ट्यूब्यूल है, इसके भी कई पार्ट होते हैं, तकरीबन 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है बोमैन कैप्सूल, सेकेंड है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सब हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। थर्ड है हेनलेज लूप, और ये जो हेनलेज लूप है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो असेंडिंग पार्ट होता है, दूसरा डिसेंडिंग पार्ट होता है। फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस, सेकेंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट? 4 पार्ट। कौन कौन से? फर्स्ट बोमैन कैप्सूल, सेकेंड
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड रीनल हेमरेज लूप, इसके भी दो पार्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एंड फोर्थ पार्ट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? आगे चलते हैं वन बाय वन करके, इसको हम लोग अब क्लियर करते हैं कि बोमाइन कैप्सूल क्या है, रीनल ट्यूब्यूल क्या है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये जो आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत ज्यादा, ये बेटा कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी है। कौन सी कैपिलरी है? जब आपने फर्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट किया हुआ था तो आप देख रहे थे कि एक ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर आ रही है और एक किडनी से बाहर जा रही है। तो जो अंदर आ रही थी उसे हम लोगों ने क्या बोला था? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट में थी, डिस्ट्रीब्यूट थी। तो रीनल आर्टरी। अब ये जो रीनल आर्टरी है जब किडनी में इंटर करती है तो चूंकि इतने सारे नेफ्रॉन्स हैं तो हर नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को शुद्ध करना है, प्योर करना है। इट्स ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब ये रीनल आर्टरी किडनी में जाती है तो ईच नेफ्रॉन्स में ब्लड सप्लाई करवाती है। तो ईच नेफ्रॉन में जब ये ब्लड सप्लाई देती है तो वो देती है इन द फॉर्म ऑफ आर्टरियोल्स, यानी जो रीनल आर्टरी है वो फर्दर डिवाइड होकर बनाती है अफरेंट आर्टरियोल, और ईच 1 मिलियंस में ये, यानी जितने नेफ्रॉन्स उतने ही अफरेंट आर्टरियोल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे या नीट में पूछे कि हम लोगों में नियर अबाउट एक किडनी में कितने अफरेंट आर्टरियोल होते हैं, तो जितने नेफ्रॉन्स उतने अफरेंट आर्टरियोल। तो एक किडनी में 1 मिलियन है तो दोनों किडनी में कितना हो जाएगा? 2 मिलियन अफरेंट आर्टरियोल्स। क्लियर? तो ये देखिए हमने बनाया हुआ, ये जा रही है अंदर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टरियोल। तो ये जो ब्लड वेसल्स अंदर जा रही है, हमने एरो बनाया हुआ है जो नेफ्रॉन के अंदर जा रही है, इसे अफरेंट आर्टरियोल कह रहे हैं। अब ये रीनल आर्टरी जो है ये कहाँ से आई थी? आपने देखा हुआ था डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा। तो जो डॉर्सल एओर्टा है उससे रीनल आर्टरी निकलती है और रीनल आर्टरी से अफरेंट आर्टरियोल, जो कि ब्लड सप्लाई करता है नेफ्रॉन को। और ये डॉर्सल एओर्टा कहाँ से आती है? एओर्टा से। अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा हो हार्ट में तो हमने आपको बताया था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है किसका? हार्ट का, वहां से एओर्टा एराइज होती है, पूरे बॉडी में आपके ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। इट्स ओके। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा एराइज होगी जो कि मेन ब्लड वेसल्स होगी। उसके बाद डॉर्सल एओर्टा में उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी से अफरेंट आर्टरियोल, और अफरेंट आर्टरियोल से आपके नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई कर दिया जा रहा है। और एक्चुअल में ये चीज ये ले क्या जा रहे हैं बेटा? ये ले जा रहे हैं सब मिल करके यूरिया को ले जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, या फिल्टर करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो हम जब यूरिया को उसके पास ले जाएंगे तो ब्लड में डिसॉल्व करके ले जाएंगे। तो ये यूरिया पहुंचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई पहुंचा दी गई। अब ब्लड सप्लाई यहाँ नहीं दी जाएगी, ब्लड सप्लाई केवल यहीं तक दी जाएगी, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है केवल वहीं तक दी जाएगी, और उसके बाद ब्लड यहाँ से वापस लौट जाएगा। तो जिसके थ्रू वापस लौटेगा, जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसे कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल। याद रखिएगा, अफरेंट के थ्रू नेफ्रॉन में ब्लड इंटर करता है और इफरेंट के थ्रू वापस चला जाता है। क्लियर? तो ये इफरेंट आर्टरियोल है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? ग्लोमेरुलस है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस क्या है?
टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो जब अफरेंट आर्टेरियोग्लोमेरुलस में जाती है, सॉरी, जब अफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन में जाती है तो ये अंदर जाने के बाद फाइन ब्रांच में, फाइन जो आर्टरीज होती हैं कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं। जो ये आर्टेरियोल्स हैं ये कैपिलरियों में डिवाइड हो जाती हैं, फाइन, छोटे 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 छोटे। तो जिससे क्या होता है कि एक जैसे जैसे वो ऊन का गोला नहीं बनता, वैसे ऊन का जैसे गोला जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है अफरेंट आर्टेरियोल की वजह से। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो आपसे कोई पूछे कि ग्लोमेरुलस क्या है तो आप बताएंगे टफ्ट ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। टफ्ट ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ आर्टेरियोल, ग्रुप ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये आपका नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। तो अब ग्लोमेरुलस के बाद यहां से जितना स्ट्रक्चर है ये सभी पार्ट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल के हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल में जो फर्स्ट पार्ट है वो है बोमैन कैप्सूल। तो बोमैन कैप्सूल क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस है जिस कप लाइक डबल वॉल्ड यानी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में सैचुरेटेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल। नहीं समझ में आया? ये अफरेंट आर्टेरियोल, ये फाइन कैपिलरीज, ये जब फाइन कैपिलरीज बनी तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। किस पे सैचुरेटेड है, ये इस स्ट्रक्चर पे, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं बोमैन कैप्सूल कह रहे हैं। और ये बोमैन जो कैप्सूल है ये डबल वॉल्ड होती है, इसी पर ग्लोमेरुलस सैचुरेटेड होता है। तो ये जो कप लाइक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये क्या है, बोमैन कैप्सूल। तो ये क्या है, बोमैन कैप्सूल है। क्लियर? आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कहा जाता है। तो एग्जाम में पीसीटी, डीसीटी इस फॉर्म में भी एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चंस नीट में। आगे चलते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। ये जो बोमैन कैप्सूल है आगे चल करके एक अनदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम लोग पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नेफ्रॉन का, इवन की सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर पीसीटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा पाती हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी चीज़ें हैं, उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है। तो वो तो आगे की कहानी है, तो उसको आगे की कहानी में देखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, तो ये पीसीटी है। अब ये जो पीसीटी है फर्दर आगे चल करके पिन लाइक स्ट्रक्चर, पिन लाइक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जानते हैं? आपके घर में मम्मी होंगी, बहनें होंगी, सिस्टर्स होंगी या छोटी बहन जो भी हैं, आपने देखा होगा कि अब शहरों में तो थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में क्या है, ये इस तरह से एक पिन होती है जो फीमेल्स अपने बालों में वो कुछ श्रृंगार किस तरह का करने का, तो वो इसके थ्रू वो बाल को फंसा लेती हैं, तो वो बाल इधर उधर भागता नहीं है। अब आजकल तो लोग गिरा देते हैं बालों को, इस तरह यहाँ गिरा लेंगे, चेहरा दिखेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, तो ये पीसीटी जो है वो आगे चल के हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसके डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये नीचे जा रही है और उसके बाद फिर ऊपर, यानी डिसेंड
एंड एसेंड। तो थर्ड पार्ट क्या है? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप क्या है? जब टीसीटी अगेन फर्दर हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है तो उसे ही हम लोग हेनले लूप कहते हैं। और ये बालों में जो हेयर पिन्स होते हैं उसके जैसे स्ट्रक्चर है। तो देखिए एक ऐसे जा रहा है, एक और एक ऐसे ऊपर। तो इस वाले पार्ट को देखिए, दो पार्ट हमने लिखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो हेनलेज लूप का पार्ट नीचे जा रहा है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलेज लूप। और जो पार्ट ये ऊपर जा रहा है इसे कहते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। क्लियर? तो लाइट डिम हो गई थी बेटा, इसके लिए सॉरी। तो ये जो पार्ट है ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलेज लूप है और ये जो पार्ट है ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अब ये जो हेनले लूप है बेटा, ये अगेन हाईली क्वाइल्ड पार्ट में ओपन होती है, जिसे हम लोग डीसीटी कहते हैं, यानी फोर्थ पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जिस हाईली क्वाइल्ड, ये हमने जो ऐसे कर दिया है तो ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऐसे बना दिया है, तो इसे हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि कॉमन एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, यानी मेनी डीसीटी या मेनी रीनल ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। एक्चुअल में ये काम क्या करने, ये नेफ्रॉन काम क्या करते हैं? ब्लड में जो यूरिया थी वो यूरिया छन करके नेफ्रॉन में आ गई। क्लियर? अब नेफ्रॉन्स में बोमाइन कैप्सूल में आएगी, यानी ग्लोमेरुलर से बोमाइन कैप्सूल में आएगी, बोमाइन कैप्सूल से पीसीटी, फिर हेनलेस के डिसेंडिंग, फिर उसके बाद एसेंडिंग, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया आ जाती है। इसके बाद यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिया को यूरिया नहीं यूरिन कहा जाता है। फर्स्ट टाइम जो यूरिया को यूरिन वर्ड कॉल्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये यूरिन का फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब तो आगे की चीज़ें हैं, मैकेनिज्म है पूरी। तो ये तो अभी आज हम कल नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको बता रहे हैं कि नेफ्रॉन्स क्या है। अब जैसे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे यूरिया आ गई, यहाँ से फिर कहाँ जाती है? वाया मैल्पिगियन बॉडी। अभी क्यों सुनते जाइए, मैल्पिगियन बॉडी में जाएगी, मैल्पिगियन बॉडी से कैलिक्स में जाएगी। कहेंगे सर प्लांट की कैलिक्स से यहाँ कहाँ गई? मैंने बताया था ना, कैलिसेस, कैलिक्स, ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, याद आया? एनसीईआरटी लेके बैठिए। देखिए कैलिसेस या कैलिक्स। तो कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन है, यानी जो पेशाब है, वो मैल्पिगियन बॉडी में जाएगा। अभी बताएंगे मैल्पिगियन बॉडी क्या है। मैल्पिगियन मैल्पिगियन बॉडी, उसके बाद कैलिसिस, कैलिसिस के बाद रीनल पेल्विस। ये सब चीज़ें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, कैलिसिस और रीनल पेल्विस। अभी इसके बारे में नहीं बताया, इसको बताने चल रहे हैं। तो रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से जो पेशाब है, जो यूरिया है, वो बाहर चली जाएगी। क्लियर? जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, इवन की खास करके यहाँ से।
तो जो यूरिया ब्लड लेके आई थी हार्ट से एओर्टा में, एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा, उसके बाद रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल, उसके बाद ग्लोमेरुलस पे यूरिया को डाल दिया और ब्लड खुद वापस चला गया इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू और यूरिया को इस पे डाल दिया। तो वो बोमाइन कैप्सूल में आ गया, बोमाइन कैप्सूल से पीसीटी में आया, फिर हेनलेज लूप में आया, हेनलेज लूप से डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आया मेलपिगियन बॉडी में, जैसे को मेलपिगियन कार्पोसेल्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो यूरिया, अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के बाद से यूरिन वर्ड कहा जाने लगता है, यूरिया को यूरिन। तो मेलपिगियन बॉडी से कैलिसिस के बाद रीनल पेल्विस से यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा एंड आफ्टर बाहर। क्लियर? फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था मेलपिगियन बॉडी। तो मेलपिगियन बॉडी क्या है? तो मेलपिगियन बॉडी अगर हम लोग बात करें तो कुछ नहीं है, आपने पढ़ लिया है, ग्लोमेरुलस और बोमाइन कैप्सूल। देखिए प्लस का मार्क हम लगा दिए। ग्लोमेरुलस प्लस बोमाइन कैप्सूल इज कॉल्ड मेलपिगियन बॉडी, या इसी को मेलपिगियन कार्पोसेल्स कहते हैं। क्लियर? ग्लोमेरुलस प्लस बोमाइन कैप्सूल इज इक्वल टू क्या कहेंगे बेटा? मेलपिगियन बॉडी, जैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? मेलपिगियन कार्पोसेल्स। क्लियर? अब क्या बचा हुआ है? हाँ, अब क्या बचा है बेटा? जैसे कि जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस में आया उसे हम लोगों ने अफरेंट आर्टरियोल कहा। अब ये जो अफरेंट आर्टरियोल है ये ग्लोमेरुलस में को जैसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक दूसरे ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है ब्लड को लेकर के वापस, जिसे हम लोग इफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। जिसके थ्रू आएगी अफरेंट और जिसके थ्रू वापस चली जाएगी ब्लड को लेकर, वो क्या होगी? इफरेंट होगी। तो इस वाले ब्लड में यूरिया होगा और इस वाले ब्लड में यूरिया नहीं होगा। ओके। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ये आगे चल करके बेटा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इन चीजों को वो सराउंड करता है। इसका रीजन है सराउंड करने का, वो हम लोग जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ समझ लेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, यानी अभी भी ये आर्टरी अभी वेन में कन्वर्ट नहीं हुई है, यानी ये यूरिया को लेके आ रही, तो अब ये बताइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है इफरेंट आर्टरियोल, ये डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड? ये भी ऑक्सीजनेटेड ही है। जब तक आर्टरी वर्ड लगा हुआ तब तक ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब वेन उसमें लग जाएगा तब समझ लीजिएगा कि वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुकी है। तो इफरेंट आर्टरियोल आगे चल करके फाइन कैपिलरियों में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए इफरेंट आर्टरियोल फाइन कैपिलरी, ये मान लीजिए कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई। तो इस कैपिलरी को हम लोग बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इफरेंट आर्टरियोल आगे चल करके जो रेस्ट रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट हैं, पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, इन सभी को वो सराउंड कर लेती है और इस कैपिलरी को, इफरेंट आर्टरियोल की जो कैपिलरी है, इसे हम लोग कहेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। यही जो इफरेंट आर्टरियोल है वो फाइन कैपिलरियों में डिवाइड हो जाती है, जो कि पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप को सराउंड करती है। ये क्या है? एक ब्लड वेसल्स है। और इस ब्लड वेसल्स में ये कौन से ब्लड वेसल्स है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी होती है ना। तो ये अभी आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद आर्टरियोल होती है। तो आर्टरियोल आगे चल के कैपिलरी में डिवाइड होती है।
तो ये जो कैपिलरी है इसको हम लोग कह रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो पार्ट जो लूप ऑफ हेले के पैरेलल होता है। कैसे होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब देख रहे हैं ना, ऐसे ये भी है और ये भी ऐसे ही है। पैरेलल है ना, पैरेलल, समझ गए? तो जो पैरेलल होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो ब्लड वेसल्स पार्ट, यानी वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, कुछ है नहीं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जब लूप ऑफ हेले को सराउंड करती है और उसके पैरेलल आ जाती है, तो इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को वासा रेक्टा कहेंगे। यानी जब तक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेले को सराउंड नहीं कर रही तब तक वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही है। लेकिन जैसे वो लूप ऑफ हेले के पैरेलल आएगी, वैसे उसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा कहेंगे। ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है नीट में कि जो वासा रेक्टा होती है वो क्या है, तो आप बताएंगे लूप ऑफ हेले के पैरेलल जो ब्लड वेसल्स होती है, जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है, जो किससे बनी है? जो इफरेंट आर्टेरियोल है, जो ग्लोमेरुलस से इमर्ज होके आ रही है, उससे निकल करके आ रही है, उसी का पार्ट है। क्लियर? तो इसको हम लोग वासा रेक्टा कहेंगे। अब एक दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, पैरेलल तो है दोनों, लेकिन जस्ट अपोजिट है। देखिए लूप ऑफ हेले का ये जो पार्ट है ये क्या है? डिसेंडिंग, और ये असेंडिंग है जो ब्लैक से बनाया है। लेकिन ब्लू वाला जो है ये क्या है? वासा रेक्टा जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रहा लूप ऑफ हेले, और इधर भी लूप ऑफ हेले नीचे आ रहा और जो वासा रेक्टा है वो ऊपर जा रही है। तो जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए एक टॉपिक है इसके आगे, मतलब यूरिन फॉर्मेशन एक टॉपिक है इसके बाद। उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो जब हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें हम लोग को पता लगेगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इसीलिए कहा जाता है, जो काउंटर वर्ड यूज हुआ वो इसीलिए यूज होता है। अब चूंकि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या, लेकिन काउंटर वर्ड उस मैकेनिज्म से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जिसे हम लोग वासा रेक्टा कह रहे हैं, ये हेले लूप के जस्ट अपोजिट रन करती है। पैरेलल तो होती है लेकिन अपोजिट, ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग ये असेंडिंग। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे मतलब वासा रेक्टा है ये कहाँ पे जाएगी? अरे बेटा कहीं नहीं जाएगी, ये ओपन हो जाएगी रीनल वेन में, रीनल वेन में। क्लियर? रीनल वेन में। अब जिनको रीनल वेन नहीं समझ में आ रहा है फर्स्ट लेक्चर पे जाकर देखे बेटा। रीनल वेन, रीनल वेन से किस में जाएगा? डॉर्सल ओ इंफीरियर वेना कैवा, सॉरी इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा जो किसमें ओपन हो रही थी? राइट वेंट्रिकल में, सॉरी 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 इसमें राइट आर्टरियम में ओपन हो रही थी, ये इंफीरियर वेना कैवा। क्लियर? तो यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे जब रीनल वेन वर्ड लग जाएगा तब उसका मतलब ये हो गया कि अब इधर पे जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। क्लियर? मेरे हिसाब से कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो न समझ में आया हो आप कमेंट में चीज़ों को बता सकते हैं। हाँ, अब ये टॉपिक और बचा हुआ है, तो हम वीडियो को पॉज करके इसको हटा करके आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद हम एक और पार्ट इसी में है उसको पढ़ा दें। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है उसको पढ़ा दें। चलिए टाइप्स ऑफ जो नेफ्रॉन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
और जिनको ये चीज़ न समझ में आई हो वो पहले जो ह्यूमन स्क्रिएटिव सिस्टम का स्टार्टिंग जहाँ से हुआ है वहाँ से अगर 7-8 पैराग्राफ है, चार मतलब 8-10 लाइनें हैं, उसको पढ़ लेंगे तो वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जिनको ना समझ में आया हो, एक्चुअल में हमने ये जो वीडियो भी बनाया ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के जो बच्चे नीट अभ्युदय में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए बनाया गया, और मैं वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो हमने ये हालांकि अब सबके लिए बना दिया है, और जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं मिल पाया है इसका हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपको फर्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको स्टार्टिंग की चीज़ें समझ में आए। तो आपको हालांकि फर्स्ट जो है वो आपका बेसिक ही है, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। 10th में आपने जितना पढ़ा हुआ था उतना ही है, फिर भी हम फर्स्ट लेक्चर का बना देंगे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर ये है ही है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आशा करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।